Hello and welcome back once again in another session of Partnership Accounting. फाइनली हम पार्टनरशिप के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं जो हमने एक्चुअली क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है। तो पार्टनरशिप में ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है विच इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये कोई लास्ट टॉपिक नहीं है पार्टनरशिप का। जब आप आगे फर्दर स्टडीज करोगे तो आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ मैं फिर से कहूं क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, अभी तक जितना भी हमने पार्टनरशिप में पढ़ा, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, चाहे वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो, चाहे वो डेथ ऑफ द पार्टनर हो, ये जितने भी कंसेप्ट्स हमने पढ़े वो सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर कवर किया जा रहा था। मतलब फर्म चलती रहती थी, फर्म नहीं बंद होती थी। अगर कोई नया पार्टनर आ गया या कोई पुराना पार्टनर छोड़कर चला गया तो फर्म नहीं बंद होती थी। सिर्फ जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बना हुआ होता था वो डिसोल्यूट होता था, वो खत्म होता था और उसकी बेसिस पर मतलब आगे फर्दर नया एग्रीमेंट जो है वो बनता था। लेकिन अब जो हमारे पास ये टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा वो था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन अब हम देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो बता दूं कि थ्योरेटिकल बेस्ड ही ये सेशन रहेगा। तो जल्दी से देखते हैं कि हमें डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का क्या मीनिंग बता रखा है। जो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है वो दोनों में आपको डिफरेंस बताता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के विघटन, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर इसे अपनी बुक में देखेंगे तो डिसोल्यूशन का मतलब विघटन लिखा हुआ होगा। तो साझेदारी का विघटन या साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों में डिफरेंस है। तो देखो, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है रिटायरमेंट, डेथ वाला कंसेप्ट, वो सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कवर होता है। इसका मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैंने भी यही बोला था ना कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म ड्यू टू, देखो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो यहां पर है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। मैंने यही बोला था ना कि फर्म चलती रहेगी, फर्म नहीं बंद होगी। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो हो सकता है कि एग्री हो जाएं, वो कैरी ऑन करें। तो इसलिए साझेदारी के विघटन में यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये नहीं जरूरी कि फर्म डिसोल्यूट हो रही हो, फर्म बंद हो रही हो। एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के केस में नया एग्रीमेंट उभर कर आता है, पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, वो खारिज हो जाता है। अब अगर हम समझें तो अब अगर हमें ये समझ में आ गया तो ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब फर्म वर्ड साथ में लग जाएगा तो मतलब क्या बनेगा। तो इसका मतलब हो जाता है कि फर्म अपना बिजनेस क्लोज डाउन कर रही है, मतलब पार्टनरशिप फर्म एंड हो गया है उसका, इट कम्स टू एन एंड। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर सेटल्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर अब क्या होगा, जितनी भी फर्म्स की एसेट्स होंगी, संपत्तियां होंगी, उन्हें बेच दिया जाएगा। जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी यानी कि दायित्व होंगे उन्हें पे ऑफ कर दिया जाएगा। पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ बचता है, रिमेनिंग अमाउंट है, तो वो पार्टनर्स को बांटा जाएगा, मतलब वो पार्टनर्स के अकाउंट्स को सेटल करने के लिए यूज किया जाएगा। होगा ना पार्टनर्स के अकाउंट की सेटलमेंट भी, क्योंकि उनका भी तो कोई कैपिटल का शेयर है या रिजर्व्स में से शेयर होगा, तो उनका सबसे एंड में उनकी बारी आएगी, पहले बाहर वालों को उनकी लायबिलिटीज पे ऑफ की जाएंगी। ठीक है,
तो दस इन केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मे कंटिन्यू बट इट डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बट इन केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, लेकिन अगर फर्म डिसोल्यूट हो जाती है तो उसका मतलब है कि पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई। वो तो ऑब्वियसली है कि अपने आप ही फिर पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया। तो अब एक अच्छी बात जो यहां पर आपको पता चली वो ये है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूट होना फर्म का डिसोल्यूशन नहीं माना जाता, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूट होना पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ऑटोमेटिकली माना जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको कुछ केसेस बता रखे हैं जिनमें डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप हो सकता है। ये केसेस बिल्कुल उसी तरीके से मिलते जुलते हैं जो हम अभी तक पढ़कर आए हैं, बहुत ही आसान से समझ में आने वाले हैं। देखो, The partnership is seemed to have dissolved in any of the following cases। ये जो केसेस आपको बता रखे हैं इनमें से आपने कुछ सुने भी हैं, पढ़े भी हैं, हम चैप्टर्स कर आए हैं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की चेंज हो जाए, जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप के अंडर पढ़ा था, वो वाला कंसेप्ट आपको यहां पर बता रखा है कि तब उस केस में पार्टनरशिप डिसोल्यूट होगी। देखो, फर्म वर्ड नहीं लिखा हुआ तो पहले वाली बात हो रही है यहाँ पे। फिर देखो, एडमिशन लिखा हुआ आ गया, फिर से वही कंसेप्ट आ गया कि पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो जाएगी। फिर देखो, रिटायरमेंट लिखा हुआ आ गया तो फिर से वही कंसेप्ट है। एक्सपल्शन का मतलब होता है बाहर निकाल देना। कोई पार्टनर था, नहीं काम कर रहा था ढंग से, तो उसे बाहर निकाल दिया गया है, तो उसकी वजह से पुराने पार्टनर्स जो बचेंगे वो कंटिन्यू अगर करेंगे तो ये भी एक तरीके से रिटायरमेंट वाले कंसेप्ट की तरह ही हो जाता है। तो वो बाहर निकल गया तो बाकियों को कुछ ना कुछ गेन होगा, मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और जो बचे हुए हैं उनमें नया एग्रीमेंट उभर कर आएगा, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर कवर किया जाएगा। डेथ ऑफ दी पार्टनर का कंसेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं। इनसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, बैंकरप्सी हो गई, दिवालिया निकल गया अगर किसी पार्टनर का, तो वो छोड़कर चला गया, बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर ये कवर होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से देखो, एक होता है इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। ये क्या होता है कि अगर आप आगे चलकर या आपने अगर बिजनेस स्टडीज में पार्टनरशिप का कंसेप्ट ऐसा कुछ डिटेल में अगर पढ़ा है तो उसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप जो होती है वो कई बार एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए भी बनाई जाती होती है। तो अगर टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान थे। नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे इस चैप्टर पर बेस्ड भी है कि भाई ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है और किस तरह से क्या होता है, तो हम समझ चुके हैं, लेकिन क्या होता है इसके अंदर ये भी हम पढ़ चुके हैं। अभी अभी पढ़ा ना कि एसेट्स को बेच देंगे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे, फिर उसके बाद पार्टनर्स की बारी आएगी। तो यहां पर आपको एक्चुअली मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बता रखा है कि किस तरह से एक पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूट किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं। तो देखो, सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है कोर्ट की, न्यायालय की दखल अंदाजी के बिना। जैसे होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, तो यहां पर आपको ऐसा ही कुछ कंसेप्ट बता रखा है कि एक लीगल अथॉरिटी की इंटरवेंशन, उनकी दखल अंदाजी के बिना, विदाउट, कब एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। तो देखो, सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब आपसी समझौते की वजह से, जो कि सेक्शन 40। अब ये कौन से सेक्शन, कौन से एक्ट की बात हो रही है? अगर आपने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर ध्यान दिया हो तो लिखा हुआ था पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ही सेक्शन नंबर 40 की बात यहां पर की जा रही है कि ये क्या कह रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट हो सकती है अगर सभी पार्टनर्स एग्री कर जाएं इस डिसोल्यूशन को लेकर। तो सिंस अ पार्टनरशिप फर्म इज सेटअप बाय एन एग्रीमेंट, तो इट कैन बी डिसॉल्व बाय एन एग्रीमेंट। जैसे ये एक समझौते के आधार पर बनकर तैयार होती है, बिल्कुल इसी तरीके से समझौते के जरिए ही इसे बंद भी किया जा सकता है, मतलब इसका विघटन भी किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो था म्यूचुअल एग्रीमेंट, लेकिन अब यहां पर है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कि जब डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा, जो कि
सेक्शन 41 में कवर किया गया है। देखते हैं कि इसके हमें कौन कौन से केसेस बता रखे हैं। तो देखिए, पहला केस कंपल्सरी डिसोल्यूशन में आपको क्या बता रखा है, व्हेन ऑल और ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स इनसॉल्वेंट। देखो, कई बार होता है ना कि कुछ पार्टनरशिप फर्म में 2 ही पार्टनर्स होते हैं, तो 2 में से एक या सभी पार्टनर्स अगर इनसॉल्वेंट हो जाते हैं, मतलब दिवालिया निकल जाता है। इनसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? देखो, इनसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जब हम इस कैपेबिलिटी में नहीं रहे कि हम अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें, तो हम कहते हैं कि दिवालिया निकल गया है, इनसॉल्वेंसी की सिचुएशन आ गई है। जैसे सपोज करो कि मैंने पेमेंट करनी है 4 लाख की, लेकिन मेरी जितनी भी एसेट्स या जितनी भी मतलब मेरे पास इनकम है मेरी, वो मेरे पास सिर्फ 1 लाख ही है अवेलेबल। अगर सब कुछ अरेंज कर कर बेच कर या सब कुछ अरेंज भी अगर कर कर देखा जाए, तो इस केस में हम बोलेंगे कि इनसॉल्वेंसी की सिचुएशन अराइज हो गई है। ठीक है। अगर हम अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहां पर है कि व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। अगर लॉ की नजरों में हमारा जो बिजनेस है, फर्म का जो बिजनेस है, वो इलीगल हो गया है, अनलॉफुल हो गया है, तो उस केस में भी हमारी फर्म को डिसोल्यूट किया जा सकता है। मतलब वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन का कंसेप्ट माना जाएगा। ठीक है। अब देखिए, थर्ड पॉइंट जो हमें बता रखा है, याद रखना कि हम कौन से मोड में पढ़ रहे हैं जिसमें कोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। एंड यस, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थर्ड, अब अगर मैं जो आपको कवर करवाऊं तो वो है ऑन दी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सेक्शन 42 के अंडर इसे कवर किया जा रहा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर सेक्शन 42 में इसे कवर किया जा रहा है। और क्या है ये? ए फर्म में बी डिसॉल्व्ड ऑन दी हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इंसिडेंट्स। अगर जो आपको ये इवेंट्स बता रखे हैं, इन इंसिडेंट्स में से अगर कोई एक इवेंट हो जाता है तो फर्म डिसोल्यूट की जा सकती है। ऑन दी इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, जो कि बिल्कुल उससे मिलता जुलता पॉइंट है जो हमने अभी अभी ऊपर कंपल्सरी डिसोल्यूशन में भी पढ़ा। फिर देखो, हमारे पास है ऑन दी डेथ ऑफ अ पार्टनर, भी अगर चाहे पार्टनरशिप फर्म तो ये डिसीजन ले सकती है। ऑन दी फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म। देखो, आपको जैसे बताया था ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बेसिस पर पार्टनरशिप फर्म बनाई जा सकती है, तो जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तब पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो जाएगी। तो यहां पर ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि अगर जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस उद्देश्य के लिए फर्म को बनाया गया था, फर्म की स्थापना की गई थी, अगर वो उद्देश्य पूरा हो गया है, अगर वो ऑब्जेक्ट पूरा हो गया है, वो एम पूरा हो गया है, तो फर्म डिसोल्यूट की जा सकती है। फिर से वही देखो, आपको एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड वाला कंसेप्ट भी यहां पर बता रखा है कि जिस टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी, अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है तो फर्म भी डिसोल्यूट की जा सकती है। देखो, मे बी डिसॉल्व्ड है, ठीक है, की जा सकती है। अब देखो, अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, तो वो है सेक्शन 43 में कवर होने वाला, जिसे बाय नोटिस बोला जाता है। नोटिफाई कर दो। अगर ड्यूरेशन पार्टनरशिप फर्म की फिक्स नहीं है तो विल का मतलब मर्जी भी होता है, ठीक है ना। इट इज एट विल एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व दी फर्म। कोई भी पार्टनर बाकी सभी पार्टनर्स को नोटिस भेजकर, इत्तला कर एक नोटिस भेज सकता है कि हमें अब पार्टनरशिप फर्म बंद कर देनी चाहिए या डिसोल्यूट कर देनी चाहिए। तो इस तरह से सभी पार्टनर्स को नोटिफाई कर वो ये डिसीजन ले सकता है कि फर्म को डिसोल्यूट किया जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट वाला, तो अभी तक तो जो हमने पढ़े वो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट थे, लेकिन अब हम सेक्शन 44 के अंडर जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो इसमें देखो, आपको क्या बता रखा है कि ए कोर्ट या दी कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एप्लीकेशन फाइल कर दे, कोई याचना दे दे, कोई रिक्वेस्ट लेटर दे दे
ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है डिसोल्यूशन के कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस पर। देखो आपको ये बता रखे हैं, व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब एक तरीके से दिमागी संतुलन वो अगर खो चुका है अगर कोई पार्टनर, तो दूसरा पार्टनर ये रिक्वेस्ट, ये एप्लीकेशन दायर कर सकता है और उस केस में कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि फर्म को डिसोल्यूट किया जाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, जब वो पार्टनर जिसने केस फाइल किया है उसके अलावा, देखो यहां लिखा हुआ है ना, ऑन दी एप्लीकेशन बाय अ पार्टनर, तभी कोर्ट को पता चलेगा ना कि फर्म को बंद करना है, वरना अदरवाइज कोर्ट को कैसे पता चलेगा। तो जब जिस पार्टनर ने एप्लीकेशन दायर की थी या केस फाइल किया था, यहां पर सूट पहनने वाला सूट नहीं है, ये कौन सा सूट है, ये केस वाला सूट है। तो जिस पार्टनर ने केस दाखिल किया था, दायर किया था, उस पार्टनर के अलावा अगर कोई दूसरा पार्टनर इनकेपेबल हो गया है कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता एज अ पार्टनर, फिर से वही कोई अनसाउंड माइंड का हो गया या कोई भी प्रॉब्लम अगर उसके साथ हो गई है, तो उस केस में भी फर्म को डिसोल्यूट किया जा सकता है। फिर से देखो, व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट, फिर से वही कंसेप्ट, इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट में हार्म दी पार्टनरशिप, मतलब उसने कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से पार्टनरशिप को, साझेदारी को नुकसान पहुंच सकता है, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन का ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। व्हेन अ पार्टनर अदर देन दी पार्टनर फाइलिंग अ सूट विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स दी ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तोड़ देता है, ब्रीच करना मतलब तोड़ देना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का उल्लंघन कर देता है या मर्जी से, विलफुली अपनी मर्जी से जानबूझकर अगर वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस की अवहेलना कर देता है, उल्लंघना कर देता है, तोड़ देता है, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, अगर उस पार्टनर के अलावा जिसने एप्लीकेशन दी थी, अगर दूसरा पार्टनर अपना हिस्सा, इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पर कि उसका हिस्सा जो है वो पूर्ण रूप से किसी थर्ड पार्टी को अगर दे देता है, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन का ऑर्डर दिया जा सकता है। देखो अगर थर्ड पार्टी को दे दिया तो इसका मतलब उसने उसे पार्टनरशिप में शामिल कर लिया, लेकिन हमने एडमिशन के केस में क्या पढ़ा था, हमने एडमिशन के केस में ये पढ़ा था कि अगर कोई नया पार्टनर एंटर करना है तो वो बाकी सबकी साझेदारी, या हमने क्या किया था कंसेप्ट की मर्जी से होना चाहिए, बिना उनकी मर्जी से एंट्रेंस नहीं मिलनी चाहिए। तो इसलिए अगर उसने सिर्फ अपनी मर्जी की, अपना इंटरेस्ट जो था वो थर्ड पार्टी को अगर दे दिया तो ये तो गलत हो गया, तो उस केस में ऑर्डर दिया जा सकता है डिसोल्यूशन का। नेक्स्ट केस देखो हमारे पास क्या है, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, जब ऐसा पता चल रहा है कोर्ट को कि ये जो फर्म है वो सिर्फ लॉस ही इनकर कर रही है, लॉस ही सफर कर रही है, प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो ऐसी लॉस रनिंग एक तरीके से फर्म को बंद किया जाना ही ठीक है, तो इसलिए डिसोल्यूशन का ऑर्डर दिया जा सकता है। लास्ट केस अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या बनता है, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल, जस्ट का मतलब यहाँ पर जस्टिस से है कि इसे बंद किया जाना ही ठीक है, ड्यू टू सम अदर रीजंस, अगर कोई और रीजंस भी हैं तो जो रीजंस हमने यहाँ डिस्कस किए इनके अलावा, तो उस केस में कोर्ट ये निर्णय ले सकता है, ये ऑर्डर दे सकता है, आदेश दे सकता है कि फर्म को डिसोल्यूट कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखो नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास कंसेप्ट आता है वो आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो हमने मीनिंग अभी अभी पढ़ा है बिल्कुल उसी मीनिंग के आधार पर है हमारे पास ये डिफरेंस, तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये डिफरेंस हमें क्या कह रहा है। देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, इसका मतलब है एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में बदलाव आ जाना,
लेकिन फर्म कंटिन्यू कर रही है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात अगर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म ही क्लोज हो रही है। कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो देखो इस केस में क्या है कि जो फर्म है वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करती है, लेकिन अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं तो उस केस में बिजनेस एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, कंटिन्यू नहीं होता है। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स की कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या इकोनॉमिक रिलेशन कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता है। देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के केस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप कंटिन्यू रहता है। चेंजेस होते हैं कुछ, चाहे किसी का प्रॉफिट का शेयर बढ़ा या कम हुआ तो चेंजेस होते हैं, लेकिन कंटिन्यू रहता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में हमने एसेट्स सेल कर देनी है, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देना है, तो किसी तरह का कोई समझौता या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, सब क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें कि क्या किताबें बंद कर दी जाती हैं, मतलब जो लेखा पुस्तकें बनकर तैयार होती हैं क्या उसे बंद कर दिया जाता है? नो। किस केस में? ये है पार्टनरशिप का केस और इधर वाला है फर्म का केस। तो देखो फर्म के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगी क्योंकि फर्म बंद हो रही है, ऑटोमेटिकली तो वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन इसके केस में पार्टनर्स, अगर नया पार्टनर आता है तो एडमिशन के टाइम हमने अलग अलग ट्रीटमेंट्स देखी हैं, अगर रिटायरमेंट होती है तो भी अलग अलग ट्रीटमेंट्स देखी हैं, जर्नल एंट्रीज वगैरह पास होती हैं, डेथ के केस में भी होती हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होती हैं, चलती रहती हैं। अगर हम बात करें सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि फर्म के केस में एसेट्स को बेच दिया जाता है, लायबिलिटीज के केस में लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाता है, अगर कोई बैलेंस बचता है तो उसे पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, यही पढ़ा। लेकिन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में हमने क्या देखा था? पार्टनरशिप के केस में हमने रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट समझा था कि अभी तक जो हमने चैप्टर्स में पढ़ा है, हमने यही पढ़ा ना कि एक रीवैल्यूएशन अकाउंट नाम की चीज बनती है जिसमें से गेन या लॉस निकलता है, जिसे पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट दिया जाता है। तो इसलिए कुछ इस तरह से सेटलमेंट होती है कि एक में तो बेच दिया जाता है, पे ऑफ कर दी जाती हैं, लेकिन एक में उनकी रीवैल्यूएशन की जाती होती है, सिर्फ उनके जो इंक्रीज हो रहे हैं प्राइसेस या डिक्रीज हो रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड कर कर आगे फर्दर गेन या लॉस की फॉर्म में एडजस्टमेंट्स दी जाती होती हैं। अब अगर हम इफेक्ट की बात करें तो फिर से देखो, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब श्योरली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी होता है। ठीक है, अगर अब मैं लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूं तो देखो, क्या हमने अभी तक के चैप्टर्स में कोर्ट की दखलंदाजी का कोई कंसेप्ट सुना था? नहीं सुना था। तो यहां पर क्या है? देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द कोर्ट सिंस द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो तो उस केस में म्यूचुअल कंसेंट के जरिए, जैसा हमने अभी अभी पढ़ा भी, एक में हमने कोर्ट की इंटरवेंशन पढ़ी, एक में हमने कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं पढ़ी। तो अभी तक वाले भी एडमिशन वाला या जो भी हमने कंसेप्ट अभी तक पढ़े थे, उस केस में कोर्ट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती थी क्योंकि वो सब पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट पर बेस्ड होता था। लेकिन अगर हम एक फर्म की डिसोल्यूशन की बात करें तो उस केस में कोर्ट के ऑर्डर के जरिए भी या विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, दोनों तरीके से जो हमने आज अभी अभी पढ़े हैं, दोनों को यूज करते हुए एक फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, मतलब फर्म का विघटन किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं फिर से बता देती हूँ कि दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।